गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। क्लास 9 के बच्चों से बात किए हुए काफ़ी वक्त हो गया है, थोड़ा सिलेबस भी चेंज हो गया। मैंने आपसे कहा भी था कि अब पूरी की पूरी सीरीज नई बन के आ रही है, तो हम उस पर भी काम कर रहे थे। तो अब आपको कोई डिले देखने के लिए नहीं मिलेगा, अब आपको लेक्चर्स रिपीटेड इंटरवल्स में मिलते रहेंगे। तो टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, अपने अपने नोट्स निकाल लीजिए। इस बार हमारे पास साइंस नहीं है, इस बार हमारे पास है एक्सप्लोरेशन। तो अब हम एक्सप्लोरेशन के एक एक करके सभी क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करेंगे और सारे चैप्टर्स को धीरे धीरे स्टार्टिंग से फिर से पढ़ेंगे। बिल्कुल डेफिनेटली मैं इस बात का मेक श्योर करता हूं कि इसमें कोई टाइम वेस्ट नहीं होगा। आपका टाइम से पहले हाफ ईयरली का सिलेबस भी, फाइनल का सिलेबस भी कराने की रिस्पॉन्सिबिलिटी कंप्लीटली मेरी है फिजिक्स की। अपार्ट फ्रॉम दैट केमिस्ट्री और बायोलॉजी आप कहीं और देखिए, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अपनी अपनी एनसीईआरटी बुक्स निकाल लीजिए जो नई है एक्सप्लोरेशन, और कॉपीज निकाल लीजिए। नोट्स बनाना स्टार्ट करते हैं और उसी के सारे क्वेश्चंस भी एक एक करके हम प्रैक्टिस करते चलेंगे। पुराने लेक्चर्स ऑलरेडी हमारे पास हैं, लेकिन वे थोड़ी बोरिंग हैं क्योंकि स्टार्टिंग में बनाए थे, थोड़ा नर्वस भी फील कर रहा था। बनाते समय हेजिटेशन भी बहुत होती है कि क्वेश्चन सही डिलीवर कर रहा हूँ या नहीं कर रहा हूँ। अब थोड़ा कॉन्फिडेंस है, तो आई होप ये लेक्चर्स आपको ज्यादा एंगेजिंग लगेंगे, थोड़ा ज्यादा इंटरेस्ट आएगा पढ़ने में। तो चलिए पेन कॉपी रेडी कर लीजिए, स्टार्ट करते हैं। हाँ जी बेटे, तो जरा यहाँ ध्यान दीजिए। फिजिक्स का जो पहला चैप्टर है उसका नाम है डिस्क्राइबिंग मोशन अराउंड अस। हमारे चारों तरफ जो मोशन है उसको एक्सप्लेन करने का काम कर रहा है। इस चैप्टर में आप क्या क्या पढ़ेंगे? इस चैप्टर में आप पढ़ेंगे रेस्ट क्या होता है, मोशन क्या होता है, थोड़े से पढ़ेंगे आप टाइप्स ऑफ मोशन, कितने तरह के मोशन हमें देखने के लिए मिलेंगे। इसके अलावा आप पढ़ेंगे थोड़ा सा डिटेल अबाउट स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटी। फिर इसी में दो अलग अलग कंपोनेंट हैं, एक पढ़ेंगे आप डिस्टेंस वर्सेस डिस्प्लेसमेंट, दूसरा है बेटे आपका स्पीड वर्सेस वेलोसिटी। ठीक है। इसके बाद आपका जो नेक्स्ट आएगा वो आएगा बेटे इक्वेशन ऑफ मोशन, जिसके अंदर हमें तीन टर्मिनोलॉजी को पढ़ना होगा। पहले हो गया आपका डिस्प्लेसमेंट, फिर हो गया आपका वेलोसिटी में भी दो तरह की वेलोसिटी होती है, तो वो आ जाएगा आपका टाइप ऑफ वेलोसिटी कि कौन कौन सी टाइप की वेलोसिटी होती है, और फिर आ जाएगा आपका एक्सेलरेशन। ठीक, तो हमें इन तीन टर्मिनोलॉजी को पढ़ने के बाद फिर आएंगे इक्वेशन ऑफ मोशन पे। इक्वेशन ऑफ मोशन कितनी होती है? तीन, फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड। इसके अलावा जब हम मोशन के बारे में पढ़ेंगे तो इसके अंदर एक स्पेसिफिक टाइप का मोशन होता है प्रोजेक्टाइल मोशन, जो इस बार हमारी एनसीईआरटी में थोड़ा सा इंक्लूड किया गया है। क्या होता है, किस तरीके से काम करता है, इसको हमें स्टडी करना है। आई थिंक ओवरऑल ब्लूप्रिंट हमें मिल गया है। तो एक एक करके सारे टॉपिक्स को एक्सप्लेन करते हैं। सबसे पहले पकड़ते हैं रेस्ट एंड मोशन। क्या होता है रेस्ट एंड मोशन? ओके, हाँ जी बेटे, मोशन एंड रेस्ट। क्या जानते हैं अभी तक हम मोशन के बारे में? इतना तो हमने क्लास 8 में भी पढ़ा है कि कोई भी चीज जो मूवमेंट कर रही है, जो इधर से उधर जा रही है, जो चल रही है, पंखा घूम रहा है, अर्थ सूरज के चारों तरफ चक्कर काट रही है, साइकिल चला रहे हैं, कोई भी चीज जो एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन पे हम लेके जा रहे हैं या अपनी पोजीशन को विद रिस्पेक्ट टू टाइम चेंज कर रही है, हम उसे क्या बोलेंगे? क्या है वो? मोशन। और जो केवल रखी हुई है, जो मोशन परफॉर्म नहीं कर रही, जो रेस्ट पे है, जैसे स्टैंड ये रेस्ट पे है, टेबल रखी हुई है कहीं पे, वो सारे के सारे स्टेट किस में कहलाते हैं बेटे? रेस्ट में। तो मोशन और रेस्ट को समझना मुश्किल नहीं है। हमारे चारों तरफ ही ऐसी चीजें हैं जो मोशन भी परफॉर्म कर रही हैं, जो रेस्ट में भी हैं। लेकिन अगर मैं बात करूं थोड़ी और डिटेल में, तो मोशन क्या होता है? अगर मैं मोशन की बेसिक डेफिनेशन की बात करूं तो एक ऑब्जेक्ट जो एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन पे मूव कर जाए, हम उसे कहेंगे मोशन। बिल्कुल सही। और जो चीज अपनी ही जगह पे है, अपनी पोजीशन को नहीं छोड़ रही, जहां पे है वहीं रखी हुई है, मैं एक जगह बैठ जाऊं और बैठने के बाद हिलूं ना, तो मैं किस स्टेट में कहलाऊंगा? रेस्ट में। लेकिन अगर मैं एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन पे मूव कर रहा हूं तो मोशन। बात तो सही है, लेकिन मोशन और रेस्ट डिपेंड करता है इस एक वर्ड पे। बड़ा अजीब सा वर्ड है ना, के लिए। क्यों लिख दिया है? क्या है इसका मतलब? जरा समझते हैं। इमेजिन कीजिए कि आप बस के अंदर बैठे हैं। अब बैठे हैं ना, तो रेस्ट में हुए। अच्छा, मैं बस के बाहर खड़ा हूं, बस चल पड़ी। बस तो चल रही है, लेकिन आप अभी भी बस के अंदर बैठे हैं, और बैठे हैं तो कौन सी स्टेट में होंगे? रेस्ट में। लेकिन मैं बाहर से खड़ा हुआ बस को अपने सामने से ऐसे जाते हुए देख रहा हूं, तो मेरे लिए बस और बस के अंदर आप सब बैठे हुए कौन सी स्टेज में आ गए? मोशन में। क्योंकि मैंने तो अभी ऐसे मूव करता देखा आपको, लेकिन आप तो बस के अंदर अभी भी बैठे हैं, अपनी पोजीशन को नहीं छोड़े हुए। तो आप तो स्टेट, कौन सी स्टेट में है आप? रेस्ट में। वहीं बस और आपको मैंने ऐसे मोशन करते हुए देखा, तो आप सब मेरे लिए कौन सी स्टेट में आ गए? मोशन में। कहने का मतलब यह है कि मोशन और रेस्ट डिपेंड करता है इस एक वर्ड पे।
के लिए, जिसे हम बोलते हैं विद रेस्पेक्ट टू या फ्रेम ऑफ रेफरेंस, कुछ भी बोल सकते हो। डिपेंड करता है देखने वाले के ऊपर कि आपको वो कौन सी स्टेट में देख रहा है, तभी हम डिसाइड कर पाएंगे कि सामने वाला रेस्ट में है या मोशन में। कहने का मतलब है एक ऑब्जेक्ट जो मोशन कर रहा है वो किसी के लिए रेस्ट में हो सकता है, और वहीं जो दूसरा ऑब्जेक्ट रेस्ट में है वो किसी के लिए मोशन में हो सकता है। एग्जाम्पल देखो ध्यान से, अभी बस के अंदर आप सब बैठे हैं ना, एक दूसरे को बैठे हुए ही देख रहे हैं, कोई भी अपनी पोजीशन नहीं छोड़ रहा, तो एक दूसरे के लिए आप सब किस में है, रेस्ट में। लेकिन मेरे लिए, अभी मैंने आपको अपने सामने से गुजरते हुए देखा, सारे के सारे मूव कर गए मेरे सामने से, तो आप सब किस में आ गए, मोशन में। तो इसका मतलब मोशन और रेस्ट रिलेटिव है। रिलेटिव मतलब एक दूसरे पे डिपेंड करते हैं, ऑब्जर्वर पे डिपेंड करते हैं कि कौन देख रहा है, किसके लिए हम पूछ रहे हैं। अगली बार अगर आपसे कोई पूछे कि मैं इस टेबल पे बैठा हूं, बताओ मैं रेस्ट में हूं या मोशन में हूं, तो आप पूछेंगे सर किस चीज के रेस्पेक्ट में आप पूछ रहे हैं, किसके लिए आप पूछ रहे हैं। वही सेम कंडीशन को दोबारा से एक्सपीरियंस करने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए मैं यहां बैठ गया, अभी यहां बैठा हूं, और आप में से एक सूरज पे जाके बैठ गया और मुझे ऑब्जर्व कर रहा है। तो मैं तो यहां बैठा हूं चिल एकदम, मैं तो कह रहा हूं जी मैं तो रेस्ट में हूं, लेकिन आप सूरज पे बैठे हैं ना, और हम सब जानते हैं कि अर्थ सूरज का गोल गोल चक्कर लगाती है और मैं अर्थ पे हूं। तो अगर आप सूरज पे बैठे हुए मुझे देखेंगे तो रेस्ट पे बैठा हुआ मैं आपको कैसा दिखाई दूंगा, आपके चारों तरफ चक्कर लगाता हुआ। तो इसका मतलब है कि यहां पे रेस्ट भले से ही है, लेकिन मैं आपके लिए मोशन में हूं, अर्थ के चारों तरफ गोल 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 गोल, सॉरी सूरज के चारों तरफ गोल 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 चक्कर लगा रहा हूं। पॉइंट समझ में आ रहा है? आ रहा है समझ में रेस्ट और मोशन क्या होता है? रेस्ट और मोशन इस पे डिपेंड करता है कि कौन ऑब्जर्व कर रहा है, किसके लिए आप पूछ रहे हैं। एक ऑब्जेक्ट जो किसी के लिए रेस्ट में है वो किसी दूसरे के लिए मोशन में हो सकता है। जैसे आप बस में बैठे थे और सारे पैसेंजर्स बस में बैठे थे, एक दूसरे के लिए सारे के सारे किस में थे, रेस्ट में। लेकिन जैसे ही बस चली, आप तो अभी भी बैठे हुए ही हैं, अपनी पोजीशन नहीं छोड़ी, सारे के सारे बैठे हुए हैं, आपके रेस्पेक्ट में जितने भी थे वे सारे अभी भी रेस्ट में हैं, लेकिन मेरे लिए सारे मोशन में हो गए ना, क्योंकि मैंने सबको एक साथ बस के साथ आगे जाते हुए देखा। पॉइंट समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? एंड दैट्स द मोर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और एक इंटरेस्टिंग फैक्ट्स मुझे आपके साथ शेयर करना है। जब हम छोटे थे और बस में बैठते थे और बाहर की तरफ देखते थे, खिड़की की तरफ, तो हमें लगता था कि पेड़ पीछे की तरफ मूव कर रहे हैं जब बस चलती थी। हाँ, लेकिन अब हम जैसे जैसे मैच्योर होते चले गए, नाउ वी आर सेइंग कि बस मूव करती है, पेड़ अपनी जगह पे रखे रहते हैं। हाँ या नहीं? हाँ, गलत है, ऐसे नहीं बोल सकते। अभी भी द ओरिजिनल फैक्ट इज कि आप तो रेस्ट में हैं, बस के अंदर मूव पेड़ ही कर रहे हैं पीछे की तरफ ही। हाँ बिल्कुल, बस चल रही है, लेकिन वो आपके रेस्पेक्ट में नहीं चल रही, वो जो पर्सन बाहर खड़ा है उसके लिए चल रही है। आपके लिए तो बस रेस्ट में ही है, आप बस के अंदर बैठे हैं आराम से, एंड यू आर ऑब्जर्विंग ऑल ऑफ दिस। और जब सब कुछ देख रहे हैं, आप खुद रेस्ट में हैं, तो बाकी दुनिया मोशन में है। अकॉर्डिंग टू द फिजिक्स आप वाकई में रेस्ट में हैं और पेड़ पीछे की तरफ मूव कर रहे हैं। एंड दैट्स द इंटरेस्टिंग फैक्ट कि हमें लगता है कि बस मूव कर रही है, पेड़ अपनी जगह पर है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। जो चीज अपनी जगह पर है उसके लिए आप मूव कर रहे हैं, और जब आप अपनी जगह पे हैं तो बाकी दुनिया आपके लिए मूव कर रही है। एक क्वेश्चन और बिल्कुल इसी की तरह, मान लो यू आर इन ए स्मूथलेस फ्रिक्शनलेस ट्रेन। आप एक फ्रिक्शनलेस स्मूथलेस ट्रेन के अंदर हैं कि ट्रेन के चलने का और वाइब्रेशन होने का पता ही नहीं चलेगा कि कब स्टार्ट होगा। ओके, अब इमेजिन कीजिए कि आपके पेरेंट्स प्लेटफॉर्म के बाहर खड़े हैं और आप ट्रेन के अंदर, और सीमलेस स्मूथलेस ट्रेन है, जैसे ही चलेगी वाइब्रेशन भी महसूस नहीं होगी, ट्रेन स्टार्ट हुई एंड आप खिड़की के बाहर देख रहे हैं। आपको क्या लग रहा है, प्लेटफॉर्म पीछे जा रहा है या ट्रेन आगे जा रहा है? सोच के जवाब दीजिए। आपके लिए प्लेटफॉर्म ही पीछे जा रहा है। दैट इज द साइंटिफिक फैक्ट, यही बोलना है आंसर में। आप सबके लिए प्लेटफॉर्म पीछे जा रहा है, लेकिन आपके पेरेंट्स के लिए जो प्लेटफॉर्म पे खड़े हैं, उन्होंने क्या देखा, उन्होंने ट्रेन को अपने सामने से आगे जाते हुए देखा। तो डिपेंड करता है किसके लिए, कौन ऑब्जर्वर है वही डिसाइड करेगा कि मोशन किस तरह का है, कौन रेस्ट में है, कौन मोशन में है। एक चीज जो किसी के लिए रेस्ट में होगी वो दूसरे के लिए मोशन में हो सकती है, वहीं जो दूसरे के लिए रेस्ट में होगी वो किसी और के लिए मोशन में हो सकती है। तो रेस्ट और मोशन रिलेटिव हैं, एक दूसरे पे डिपेंड करते हैं। आई थिंक समझ में आया होगा। एक छोटा सा एग्जांपल और लेते हैं टू अंडरस्टैंड हाउ रेस्ट एंड मोशन वर्क। इमेजिन कीजिए एक ट्रेन है, अपनी स्पीड से चल रही है, कोई दिक्कत नहीं है। अब एक दूसरी ट्रेन आई, उसके साथ साथ आके चलने लगी। अब दोनों ट्रेनें आगे जा रही हैं, एक साथ जा रही हैं, मुड़ रही हैं, एक साथ मुड़ रही हैं, कहीं पर भी किसी भी पोजीशन पे जा रही है, एक साथ ही चल रही है। अब मेरा क्वेश्चन ये है कि इस वाली ट्रेन की खिड़की पे बैठे इस बंदे ने जब इस वाली ट्रेन की खिड़की पे बैठे इस बंदे को देखा
तो क्या उसकी पोजीशन चेंज होगी? अब दोनों तो एक साथ चल रहे हैं ना, हाई फाई स्पीड में आगे भी जा रहे हैं, मुड़ भी रहे हैं, ऊपर भी जा रहे हैं, नीचे भी आ रहे हैं, पॉइंट समझ में आ रहा है, लेकिन चल तो एक साथ रहे हैं। तो क्या इस वाले पैसेंजर को ये वाला पैसेंजर मूव करता हुआ दिखाई देगा? नहीं, लेकिन दोनों ट्रेनें हैं तो मोशन में। बावजूद इसके जब दोनों की दोनों सेम वेलोसिटी के साथ चलने लगी तो एक दूसरे के रेस्पेक्ट में दोनों की दोनों को हम क्या कह सकते हैं, किसमें आ गई है? रेस्ट में, क्योंकि पोजीशन ऑफ द पैसेंजर इज नॉट चेंजिंग विद रिस्पेक्ट टू टाइम व्हाइल दे आर मूविंग। जब वे मूव कर रही हैं तो एक दूसरे के लिए एक दूसरे की पोजीशन चेंज नहीं हो रही, क्योंकि साथ साथ सेम वेलोसिटी के साथ मूव कर रही हैं। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है रेस्ट को समझने का, कि रेस्ट डजंट मीन कि एक बॉडी कोई मोशन परफॉर्म नहीं कर रही। रेस्ट आल्सो मीन कि दो बॉडी सेम वेलोसिटी के साथ सेम डायरेक्शन में यूनिफॉर्म मोशन परफॉर्म कर रही है। मतलब जब दो ऑब्जेक्ट सेम वेलोसिटी के साथ सेम डायरेक्शन में चलते जा रहे हैं तो भी वे एक दूसरे के रेस्पेक्ट में किस में आ जाते हैं? रेस्ट में। उनकी पोजीशन चेंज नहीं होती, वो भी रेस्ट है। आई थिंक पॉइंट समझ में आया होगा। आई थिंक रेस्ट और मोशन समझ में आया होगा कि रेस्ट और मोशन अलग अलग नहीं है, डिपेंड करता है देख कौन रहा है, किसके लिए हम ऑब्जर्व कर रहे हैं। अपने लिए तो हमारे लिए कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में हो सकता है, वहीं रेस्ट वाले ऑब्जेक्ट के लिए हम मोशन में भी हो सकते हैं। आई थिंक क्लियर है। चलिए तो लिखना स्टार्ट करते हैं फिर। तो क्या डेफिनेशन होगी बेटा ऑब्जेक्ट की? व्हेन एन ऑब्जेक्ट changes its position with respect to time, it is considered in the state of motion। जब कोई ऑब्जेक्ट टाइम के रेस्पेक्ट में अपनी पोजीशन को चेंज करता है, एक जगह से दूसरी जगह जाता है, तो उसको हम क्या बुलाते हैं बच्चा? मोशन। वहीं रेस्ट की डेफिनेशन क्या बनेगी? when an object does not change its position with respect to time, it is considered in the state of rest। जब कोई ऑब्जेक्ट अपने पोजीशन को चेंज नहीं करता, एक ही जगह रहता है, तो वो कहलाता है इन द स्टेट ऑफ रेस्ट। अच्छा, दूसरी डेफिनेशन क्या रहेगी रेस्ट की ही? when two or more object travels with moves with uniform velocity with respect to each other, it is also considered इन द स्टेट ऑफ रेस्ट। क्या कह रहा है यहां पे? जब दो ऑब्जेक्ट सेम वेलोसिटी के साथ सेम डायरेक्शन में चलते रहेंगे एक दूसरे के लिए, तो वो भी कौन से स्टेट में कहलाएंगे? रेस्ट में। तो रेस्ट का मतलब हमेशा केवल यही नहीं होता कि बॉडी मोशन नहीं कर रही है। रेस्ट का मतलब ये भी हो सकता है कि दो बॉडीज एक दूसरे के रेस्पेक्ट में सेम मोशन परफॉर्म कर रही हैं, सेम वेलोसिटी के साथ सेम डायरेक्शन में चल रही हैं। जैसे हम बस में बैठे थे ना और बस चल रही थी, अब मैं पूछूं बस के अंदर बैठे सभी पैसेंजर्स की स्पीड कितनी है? तो जितनी स्पीड बस की, इसका मतलब सारे के सारे पैसेंजर सेम बस की स्पीड के साथ सेम डायरेक्शन में चल रहे हैं, तभी तो एक दूसरे को किस में बुला रहे हैं? रेस्ट में। अगर अलग अलग वेलोसिटी होती, कोई तेज चल रहा होता, कोई कम चल रहा होता, तो फिर वे किस में कहलाते? मोशन में। आई थिंक क्लियर है। इसे नोट कीजिए, फिर आगे चलते हैं। तो मोशन और रेस्ट तो हमारी समझ में आ गया। अब बात करते हैं दो अलग अलग टाइप की क्वांटिटीज की, स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी। क्या होती है स्केलर क्वांटिटी? स्केलर एंड वेक्टर। इस बात को समझने के लिए एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। कंसीडर यू एज माय वॉलंटियर। मान लो हम दोनों सड़क पे खड़े हैं और अचानक से एक गाड़ी हमारे सामने से निकल गई। आपने कहा कि सर इस गाड़ी की जो स्पीड होगी वो लगभग होगी 70 किलोमीटर पर आवर। हमने कहा ठीक है। अगले दिन सेम कंडीशन, एक बार फिर से आपके सामने वही गाड़ी निकली। आपने कहा सर ये जो गाड़ी गई है इसकी स्पीड होगी लगभग 70 किलोमीटर पर आवर या 70 किलोमीटर पर आवर। अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूं, क्या इन दोनों स्टेटमेंट्स में कोई फर्क है? सोच के जवाब दो। अब आप कहोगे सर दोनों में ही आपने 70 किलोमीटर पर आवर कहा है, फर्क तो कुछ भी नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं है। जब पहला स्टेटमेंट बोला तो आपके दोनों हाथ आपके पॉकेट में थे या नीचे थे। जब आपने कहा कि सर इस गाड़ी की जो स्पीड होगी वो लगभग कितनी होगी? 70 किलोमीटर पर आवर, तो हमें सिर्फ ये पता है कि स्पीड 70 है, किधर आई किधर से गई कुछ नहीं पता। लेकिन जो सेकंड स्टेट थी उसमें आपने गाड़ी की तरफ पॉइंट किया। आपने कहा सर जो गाड़ी गई है ना इसकी स्पीड होगी लगभग 70 किलोमीटर पर आवर, तो आपने स्पीड तो बताई, साथ में बताई उसकी डायरेक्शन। ऐसी क्वांटिटी जिसमें मैग्नीट्यूड के साथ डायरेक्शन भी इन्वॉल्व हो कहलाती है वेक्टर क्वांटिटी। जिसमें हमें मैग्नीट्यूड तो पता ही है कि 70 है, उसके साथ उसकी डायरेक्शन भी पता है कि इस तरफ गई है, तो वो क्या कहलाएगी? वेक्टर क्वांटिटी। वहीं ऐसी क्वांटिटी जिसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड पता है, हमें डायरेक्शन का नहीं पता, इतना तो पता है कि 70 की स्पीड पे इधर से आई इधर को गई या इधर से आई इधर को गई, हमें इस बारे में कुछ नहीं पता, वो कहलाएगी आपकी स्केलर क्वांटिटी। आई थिंक समझ में आया होगा स्केलर और वेक्टर के बीच में फर्क। यही मेन फर्क है सबसे सिंपल, कि अगर कोई पूछे डिफरेंशिएट बिटवीन ए स्केलर एंड ए वेक्टर क्वांटिटी, तो आप सिंपल जवाब क्या दोगे? ए स्केलर क्वांटिटी विच कंडक्ट मैग्नीट्यूड ओनली, जिसके पास केवल मैग्नीट्यूड होता है, एंड ए क्वांटिटी विच हैव मैग्नीट्यूड एज वेल एज
डायरेक्शन इज नोन एज ए वेक्टर क्वांटिटी। अदरवाइज तो वेक्टर का पूरा मैथमेटिक्स अलग है, क्लास 11th में जाके आप और अच्छे से एक्सप्लोर करेंगे। बट हाँ, समझना ये जरूरी है कि 9th क्लास तक हमारे पास कितना स्केलर और वेक्टर है। तो दो चीजें हमें ध्यान रखनी है, एक जिसके पास मैग्नीट्यूड हो कहलाता है स्केलर, वहीं जिसके पास मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों हो वो कहलाता है वेक्टर क्वांटिटी। आई थिंक क्लियर है, तो नोट कर लेते हैं फटाफट से। स्केलर एंड वेक्टर, तो वहीं अगर मैं स्केलर के फर्स्ट पॉइंट की बात करूं तो द क्वांटिटी विच हैज only magnitude is known as scalar quantity। वहीं the quantity which has magnitude as well as direction is known as वेक्टर क्वांटिटी। अच्छा, पॉइंट नंबर 2, ये तो हो गया स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी के बीच में मेन डिफरेंस कि भाई स्केलर को स्केलर क्यों बुलाते हैं और वेक्टर को वेक्टर को बुलाते हैं। कौन कौन सी क्वांटिटी आती है अगर मैं इसमें एग्जांपल की बात करूं, ध्यान दो बेटे। अगर मैं बात करूं स्केलर की तो वो है डिस्टेंस, वहीं डिस्टेंस की वेक्टर वाली फॉर्म कहलाती है आपकी डिस्प्लेसमेंट। अगर मैं यहां स्केलर की बात करूं तो वो कहलाएगी स्पीड, वहीं स्पीड की जो वेक्टर वाली फॉर्म है वो कहलाती है वेलोसिटी। याद रखने का तरीका क्या है, सिंपल है, एस से स्पीड कहलाएगी, एस से स्केलर क्वांटिटी, वहीं वी फॉर वेलोसिटी कहलाएगी, वी से वेक्टर क्वांटिटी। अच्छा, इसके अलावा यहां पे आ जाता है आपका वर्क, ठीक, तो यहां पे आ जाता है आपका टॉर्क, वो वेक्टर क्वांटिटी हो गई। वर्क के अलावा यहां पे आ जाता है आपका एनर्जी, और यहां पे आ जाता है आपका एक्सेलरेशन, फोर्स, ठीक। काफी सारी क्वांटिटीज हमने लिख दी। अब एक एक करके हर एक क्वांटिटी के बीच में डिस्टिंग्विश करेंगे, पढ़ेंगे, न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, जिसमें सबसे पहला कौन सा है हमारा, डिस्टेंस वर्सेस डिस्प्लेसमेंट। इसको हमें टैकल करना है। ओके, तो स्टार्ट करते हैं, पहले से नोट कीजिए फिर आगे चलते हैं। हाँ जी बेटे, तो सबसे पहली टर्मिनोलॉजी हो गई हमारी डिस्टेंस वर्सेस डिस्प्लेसमेंट, इसे करते हैं। अब डिस्टेंस क्या होता है, डिस्टेंस होता है जितना भी पाथ हम कवर कर रहे हैं सबको ऐड कर दो। मतलब पहले गया 4 मीटर, फिर गया 2 मीटर, फिर गया 3 मीटर, फिर गया 1 मीटर, तो 4 और 2 6 और 3 9 और 1 10 मीटर इज द आंसर। कुछ भी नहीं सोचना है, जितना भी पाथ हमने कवर किया सबका क्या कर दो, टोटल कर दो। बिकॉज स्केलर क्वांटिटी की सबसे अच्छी खासियत यही है कि नॉर्मल मैथमेटिक्स को फॉलो करती है, ना प्लस देखना ना माइनस देखना, सिंपली ऐड करते चले जाओ, क्वांटिटी बढ़ाते चले जाओ। एग्जाम्पल, मास, मास भी एक स्केलर क्वांटिटी है। मैं बाजार गया 2 किलो भिंडी खरीद दी, 3 किलो टमाटर खरीद दे, 2 किलो कोई और सब्जी खरीद ली, बताओ मेरे टोटल थैले में कितना मास हो गया। तो आप कुछ नहीं करोगे, 3 + 2 + 2 जोड़ दोगे, आंसर आ जाएगा। ऐसा ही डिस्टेंस भी है। डिस्टेंस में किसी ने कहा कि पहले 4 मीटर जाओ, फिर 2 मीटर जाओ, फिर 1 मीटर जाओ, बताओ टोटल डिस्टेंस कितना हुआ, तो 4 और 2 6 और 1 7, सारे के सारे ऐड करते चले जाओ, आंसर आ जाएगा। वेक्टर में नहीं कर सकते, वेक्टर में गड़बड़ हो जाएगी, इसका मैथमेटिक्स बिल्कुल अलग है। तो यहां पर आंसर पॉजिटिव भी आ सकता है, नेगेटिव भी आ सकता है, जीरो भी आ सकता है। मतलब जो हम इस तरीके से ट्रेवल करते हुए जा रहे हैं उसमें हमें किस बात का खास ध्यान रखना है, डायरेक्शंस का, जिसकी वजह से उसकी पूरी मैथमेटिक्स चेंज हो जाती है। तो इट कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव एज वेल एज जीरो। वहीं स्केलर क्वांटिटी जो होती है मोस्टली हमेशा क्या रहती है, पॉजिटिव, मोस्टली। आई थिंक पॉइंट समझ में आ रहा है, तो चलिए नोट करते हैं। तो डिस्टेंस क्या हो गया, इट इज द टोटल पाथ कवर बाय द ऑब्जेक्ट। ओके, वहीं डिस्प्लेसमेंट की बात करूं तो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, इट इज द शॉर्टेस्ट पाथ कवर। जो सबसे शॉर्टेस्ट पाथ होगा उसको हम बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट। जब हम सारे पाथ का टोटल कर दें तो वो कहलाएगा आपका डिस्टेंस। वहीं दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, डिस्टेंस कैसी क्वांटिटी है, स्केलर, वहीं डिस्प्लेसमेंट कैसी है, वेक्टर। तो लिख दो इट इज ए स्केलर क्वांटिटी, वहीं डिस्प्लेसमेंट कैसी है, वेक्टर। तो लिख दो इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी। ठीक, चलिए पॉइंट नंबर 3 पे अगर हम बात करें तो अगर ये स्केलर क्वांटिटी है तो इसके पास सिर्फ मैग्नीट्यूड होगा, ये वेक्टर है तो इसके पास मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। तो लिख दो इट हैज ओनली मैग्नीट्यूड, और इसका बन जाएगा इट हैज मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। ओके, चलिए पॉइंट नंबर 4, ये एक स्केलर क्वांटिटी है तो हमेशा क्या रहेगी, पॉजिटिव। तो लिख दो इट ऑलवेज रिमेन्स पॉजिटिव। वहीं अगर इसकी बात करूं, मैंने बताया था वेक्टर क्वांटिटी पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी और जीरो भी। तो लिख दो इट कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव एज वेल एज जीरो। ओके, अच्छा, एक सिमिलरिटी भी है दोनों की। इट्स ऐसा यूनिट इज मीटर।
क्या है उसकी SI यूनिट बटे मीटर। वहीं डिस्प्लेसमेंट की भी SI यूनिट क्या है मीटर। इट्स SI यूनिट इज मीटर। ध्यान दीजिए दोनों की SI यूनिट क्या है मीटर। ये है इनकी सिमिलरिटी, बाकी सारे के सारे पॉइंट्स हैं इनके डिफरेंशिएट वाले पॉइंट्स। ठीक क्लियर है। अब इसे नोट कीजिए, फिर एक एक करके इन पे क्वेश्चन करना स्टार्ट करते हैं। हाँ जी बेटे जरा यहाँ देखिए, अब अगर मैं डिस्टेंस की बात करूं तो मुझे क्या क्या बात पता चली है। पहला कि ये टोटल पाथ कवर, मतलब जितना भी पाथ है उस सबका टोटल कर दो। दूसरा स्केलर क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी। तीसरा इसकी यूनिट क्या है इसकी मीटर। ध्यान देना यूनिट की जब हम बात करते हैं तो वो होती है हमेशा SI यूनिट। क्या होती है हमेशा SI यूनिट। तो SI यूनिट को SI यूनिट क्यों बोलते हैं। अगर बात करें हम इसकी फुल फॉर्म की तो SI स्टैंड्स फॉर स्टैंडर्ड इंटरनेशनल। स्टैंडर्ड इंटरनेशनल याद रखिएगा, अगर कोई पूछ ले आपसे व्हाट द SI स्टैंड फॉर तो आप क्या बोलोगे स्टैंडर्ड इंटरनेशनल। मतलब ये वो यूनिट्स हैं जो इंटरनेशनली एक्सेप्टेड हैं। कैलकुलेशन इसी के अंदर की जाती है। कैलकुलेशन इसी के अंदर की जाती है मतलब हम कभी कभी ऐसा करते हैं ना कि हमें वैल्यूज दे दी, हमने फॉर्मूले में रख दी और सॉल्व करते हैं, फिर भी टीचर आंसर काट देता है कि बेटे यूनिट में नहीं लिखा है, या सेंटीमीटर को मीटर में करना था या मीटर को सेंटीमीटर में करना था। टीचर से बाद में पता चलता है। तो हम कैसे परफॉर्म करें न्यूमेरिकल को कि हमारा न्यूमेरिकल कटे ही ना। कन्वर्जन किस चीज में करें। बच्चा बड़ा परेशान रहता है कि सर मीटर को सेंटीमीटर में करें या सेंटीमीटर को मीटर में करें या किलोग्राम को ग्राम में करें, कैसे करें कन्वर्ट। हमें याद ही नहीं रहता कि न्यूमेरिकल सॉल्व करते हुए किस में या किसको कन्वर्जन करना है। तो इसका सिंपल सा ट्रिक है, एक सिंपल लाइन बोलूंगा, SI यूनिट रख ले बेटा। SI यूनिट में ही सारी की सारी कैलकुलेशन होनी है। मतलब अगर मैंने बोल दिया कि डिस्टेंस की SI यूनिट मीटर है, इसका मतलब यह है कि जितना भी डिस्टेंस हो, चाहे वो रेडियस हो, डिस्टेंस हो, लेंथ हो, ब्रेथ हो, हाइट हो, डेप्थ हो, कोई भी डिस्टेंस हो किसी भी तरह का, उन सब की SI यूनिट मीटर है। मतलब वो सारी की सारी वैल्यू जिसमें हमें कैलकुलेशन परफॉर्म करनी है वो सब किस में होनी चाहिए मीटर में। इसका मतलब अगर सेंटीमीटर दे दिया तो भी किस में कन्वर्ट करना है मीटर में, किलोमीटर दे दिया तो भी मीटर में, डेसीमीटर दे दिया तो भी मीटर में। ऑल द टाइम यू हैव टू कन्वर्ट ओनली इन मीटर और कैलकुलेशन परफॉर्म कर दो, कभी नंबर नहीं कटेगा क्योंकि ये SI यूनिट है। वी आर ओनली अलाउड टू डू कैलकुलेशन इन दिस यूनिट ओनली। पॉइंट समझ में आया, लाइन समझ में आई कि SI यूनिट की क्या इंपॉर्टेंस है। और ये चीज इसीलिए मैंने अलग से मेंशन की है ताकि आप कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को ध्यान रख सको, जैसे यूनिट हुई, क्वांटिटी हुई, टोटल पाथ कवर होता है। समझ में आ रही है। चलिए अब बात करते हैं डिस्प्लेसमेंट की। वहीं अगर मैं डिस्प्लेसमेंट की बात करूं तो डिस्प्लेसमेंट क्या है। डिस्प्लेसमेंट है शॉर्टेस्ट पाथ कवर, शॉर्टेस्ट पाथ। चलिए, और ये शॉर्टेस्ट पाथ कैसे निकलता है इस बात का भी आपको ध्यान रखना है, जब न्यूमेरिकल परफॉर्म करेंगे तब काम आएगा। शॉर्टेस्ट पाथ कैसे निकलता है। इट इज द स्ट्रेट लाइन बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। ध्यान दो क्या लिखा है मैंने, इट इज ए स्ट्रेट लाइन, बिल्कुल सीधी लाइन है बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। फाइनल और इनिशियल पोजीशन के बीच में। इनिशियल पोजीशन मतलब यहां से स्टार्ट किया A से, फिर B पे गया, फिर C पे गया, फिर वापस आ गया यहां D मान लो। तो इनिशियल ये स्टार्ट कहां से किया था, यहां से। फाइनली एंड कहां पे किया, यहां पे। इन दोनों के बीच में स्ट्रेट लाइन खींच दो, यही डिस्प्लेसमेंट। क्या बोल रहा है वो, इट इज द स्ट्रेट लाइन बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच की जो स्ट्रेट लाइन है यही क्या कहलाएगी बच्चा, आपकी डिस्प्लेसमेंट। और यही आपको ध्यान रखना है। इज दैट क्लियर। ठीक है। अच्छा, तो शॉर्टेस्ट पाथ है, पहला पॉइंट हमें समझ में आया। दूसरी कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर। तो इसका मतलब इसका आंसर आपका पॉजिटिव भी आ सकता है, नेगेटिव भी आ सकता है, जीरो भी आ सकता है। इस बारे में हम बात करेंगे। ओके। अच्छा, इसके बाद नेक्स्ट है इसकी यूनिट, और इसकी ऐसा यूनिट भी क्या है, मीटर। मतलब जब हम कैलकुलेशन परफॉर्म करें तो आंसर इसका भी किस में ही निकालना है, एट द एंड ऑफ द डे मीटर में। ये दोनों की सिमिलरिटी भी है। इज दैट क्लियर। समझ में आया। ये पॉइंट ध्यान रखना है न्यूमेरिकल परफॉर्म करने के लिए, ये पॉइंट ध्यान रखना है न्यूमेरिकल परफॉर्म करने के लिए, ये पॉइंट ध्यान रखना है न्यूमेरिकल परफॉर्म करने के लिए। जब भी कोई नंबर्स आएंगे तो उसके आगे क्या लिखना है हमें, मीटर। कैलकुलेशन किस में करनी है, मीटर में। दूसरा, अगर डिस्टेंस कैलकुलेट कर रहे हैं तो पाथ का टोटल कर दो, टोटल पाथ है। और वही डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करने हैं तो शॉर्टेस्ट पाथ निकालने के लिए इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच में सीधी लाइन खींच दो, और जो भी आंसर आएगा वही क्या कहलाएगा, आपका डिस्प्लेसमेंट। इज दैट क्लियर। चलिए, तो अब न्यूमेरिकल स्टार्ट करते हैं एक एक करके, पहले से नोट कीजिए। हाँ जी बेटे, तो सबसे पहले बेसिक न्यूमेरिकल से स्टार्ट करते हैं। मान लीजिए एक ऑब्जेक्ट है, A से स्टार्ट किया, पहले गया B तक, ठीक। 4 मीटर इसका डिस्टेंस है, यहां से यहां तक गया। तो टास्क है डिस्टेंस निकालना है, डिस्प्लेसमेंट निकालना है। बताओ
कैसे निकालेंगे? तो डिस्टेंस क्या है, मैंने बताया था जितना भी पाथ है टोटल कर दो उसका, तो यहाँ से यहाँ तक गया टोटल कितना है 4, तो लिख दिया हमने 4। डिस्प्लेसमेंट क्या है, तो जवाब है इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच में स्ट्रेट लाइन खींचनी है। इनिशियली कहाँ से स्टार्ट किया, यहाँ से, खत्म कहाँ पे किया, यहाँ पे। इन दोनों के बीच की जो स्ट्रेट लाइन है इसका डिस्टेंस कितना है 4, तो डिस्प्लेसमेंट भी कितना हो गया हमारा 4, यानी डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट इक्वल है। वहीं अगर हम नेक्स्ट न्यूमेरिकल दें आपको, न्यूमेरिकल नंबर 2, मान लीजिए एक ऑब्जेक्ट स्टार्ट करता है यहाँ से, ए से गया यहाँ तक, बी तक गया और फिर वापस लौट के आया मिड तक। अगर ये पूरा डिस्टेंस 10 मीटर है तो बताओ डिस्टेंस कितना हुआ, डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ? करो जल्दी सॉल्व करो, ट्राई करो किया, पॉज करके ट्राई करो। चलो अब कैसे करेंगे जरा ध्यान दो। डिस्टेंस कितना हुआ, तो जितना पाथ हम सबका टोटल कर लो। अगर ये पूरा 10 है और मिड में वापस आया है तो यानी ये कितना रह गया 5 और ये भी कितना रह गया 5, सिंपल है। अच्छा वो गया यहाँ से यहाँ तक 10 और फिर लौट के आया यहाँ तक 5, तो टोटल पाथ मतलब पाथ का सारा टोटल करना है हमें। तो यहाँ से यहाँ तक गया 10 प्लस फिर लौट के आया 5, तो टोटल डिस्टेंस कितना हो गया इसका 15, टोटल कर दिया पाथ का। वहीं डिस्प्लेसमेंट क्या है, इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच की स्ट्रेट लाइन। कहां से शुरू किया इसने, यहां, फाइनल कहां पे खत्म किया, यहां। इन दोनों के बीच की अगर स्ट्रेट लाइन यानी ये खींच दूं तो कितना हो गया टोटल 5, तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया 5। आई थिंक क्लियर है। एक बार और ट्राई करते हैं, एक और न्यूमेरिकल देते हैं, न्यूमेरिकल नंबर 2। एक ऑब्जेक्ट ने स्टार्ट किया यहां से ए, गया फिर बी तक, फिर लौट के आया वापस सी तक, मतलब ए और सी एक ही पॉइंट है। अगर ये डिस्टेंस है 4 मीटर तो बताओ डिस्टेंस कितना है, डिस्प्लेसमेंट कितना है। ये भी बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन। अब जरा ध्यान दो कितना डिस्टेंस है, तो यहां से यहां तक गया 4, फिर लौट के आया 4 और डिस्टेंस में हमें सिर्फ पाथ का टोटल करना है। तो 4 गया 4 लौट के आया, तो 4 + 4 यानी कितने हो गए 8। वहीं अगर मैं डिस्प्लेसमेंट की बात करूं तो जहां से गया था वहीं वापस आ गया ना। इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच में कोई डिस्टेंस है ही नहीं, जहां गया था वहीं वापस आ गया। अगर कोई ऑब्जेक्ट जहां गया वहीं वापस आ गया, इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच में कोई डिस्टेंस नहीं है, तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया 0। और ये बात ध्यान रखना कि हर बार जब कोई ऑब्जेक्ट जहां से शुरू करे वहीं वापस आ जाए तो एवरी टाइम डिस्प्लेसमेंट कितना होता है 0, चाहे वो कोई सा भी पाथ क्यों ना हो। अगर घूम के वापस उसी पोजीशन पे आ गया तो एवरी टाइम यू हैव टू राइट डिस्प्लेसमेंट 0, सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं। ठीक है, क्लियर है। चलिए ये हो गया हमारा न्यूमेरिकल नंबर 3। अब न्यूमेरिकल नंबर 4 करते हैं। चलिए ये बेसिक क्वेश्चन है। ये है एक सर्कुलर पाथ, एक ऑब्जेक्ट ने यहां से स्टार्ट किया ए से और घूम के यहीं वापस आ गया, यानी ए और बी पॉइंट एक ही है। अगर इसकी रेडियस है 7 मीटर तो मुझे बताओ टोटल डिस्टेंस कितना हुआ और डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ। सॉल्व कीजिए, पॉज करके ट्राई कीजिए। हाँ, अब क्योंकि इनिशियल और फाइनल पोजीशन एक ही है तो डिस्प्लेसमेंट तो 0 सॉल्व करने की जरूरत है। बताया था मैंने, जहां से स्टार्ट किया अगर वहीं पे आके खत्म हो गया तो नेट डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा 0। लेकिन अगर मैं बात करूं डिस्टेंस की तो डिस्टेंस कैसे निकलेगा। अब ध्यान दो, अगर मैं इस सर्किल को ऐसे काट दूं और इसको सीधा कर दूं तो जब मैं इसको सीधा करूंगा तो ये जो पूरा डिस्टेंस है ना बेटे, ये हो जाएगा इसके सर्कमफेरेंस के इक्वल, यानी 2πr। कहने का मतलब ये है कि अगर मैं यहां से शुरू करके ये पूरा चक्कर काट के वापस आऊं तो मैं एक चक्कर में टोटल कितना डिस्टेंस कवर कर लूंगा 2πr। जब उसने एक चक्कर पूरा काटा तो डिस्टेंस कितना हो गया इसका 2πr। 2π की वैल्यू होती है 22/7 और r की वैल्यू है 7। 7 से 7 कट गया, 22 दूनी 44 यानी 44 मीटर इज द आंसर ऑफ योर क्वेश्चन। आई थिंक क्लियर है, नोट कीजिए। अभी तो बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन चल रहे हैं। डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट दोनों साथ साथ इसीलिए निकालते हैं ताकि कोई कंफ्यूजन ही ना रहे कि डिस्टेंस अलग से कैसे निकलेगा, डिस्प्लेसमेंट अलग से कैसे निकलेगा। कभी कभी डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का आंसर इक्वल होता है, कभी डिस्प्लेसमेंट 0 भी आ गया और कहीं पे डिस्प्लेसमेंट हमारा डिस्टेंस से कम भी होता है। लेकिन वही बात डिस्टेंस की करें तो एवरी टाइम हमें सिर्फ टोटल करना है पाथ का और हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इसे नोट कीजिए, फिर आगे चलते हैं। हाँ जी बेटे, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 5। एक बार जरा इसको पढ़िए, पॉज करके ट्राई कीजिए। नहीं हो रहा फिर मैं करवाता हूँ। ट्राई किया, वैसे जिसने पुरानी वीडियोस देखी हैं वो सॉल्व कर सकता है, इजी क्वेश्चन है। पॉज करके ट्राई कीजिए। ट्राई किया, वैसे जिस चीज बच्चे ने क्वेश्चन सॉल्व कर दिया मेंशन मी इन कमेंट सेक्शन अगर आपको याद है कि मैंने ये क्वेश्चन पहले करवाया या नहीं। चलिए, हमारे पास एक सर्कुलर ट्रैक है और सर्कुलर ट्रैक की रेडियस कितनी है बेटे 4 मीटर। मान लो यहां से उसने शुरू किया, पॉइंट नंबर ए, ठीक, और उसने कहा कि एक पूरा चक्कर कितनी देर में लगाता है 40 सेकंड में। तो 40 सेकंड में वो लगाता है एक चक्कर पूरा का पूरा। ओके, कैलकुलेट द डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट कवर बाय इट, यानी डिस्टेंस निकलवा रहा है x की वैल्यू और डिस्प्लेसमेंट निकलवा रहा है s की वैल्यू। ओके, कवर बाय इट इफ द ऑब्जेक्ट, सॉरी, कवर बाय द ऑब्जेक्ट इफ ही कीप ऑन मूविंग फॉर 2 मिनट 20 सेकंड। लगातार कितनी देर तक चक्कर काट
काटता रहा, 2 मिनट 20 सेकंड तक लगातार वो इस सर्कुलर ट्रैक के चक्कर काटता रहा और पूछ रहा है कि बता दो डिस्टेंस कितना है, डिस्प्लेसमेंट कितना है। कैसे कैलकुलेट करेंगे, अब जरा ध्यान दो। अगर 40 सेकंड में एक चक्कर काट रहा है तो 80 सेकंड में कितने हो जाएंगे बेटे, 2। 120 सेकंड में कितने हो जाएंगे, 3। 120 सेकंड में कितने मिनट होते हैं, 2 मिनट्स। तो इसका मतलब 2 मिनट में कितने चक्कर काट लिए, 3। अब अगर 40 सेकंड में एक चक्कर काट रहा है तो 20 सेकंड में आधा चक्कर काटेगा, हाँ या नहीं। 40 सेकंड में अगर एक रेवोल्यूशन इसका पूरा हो रहा है तो 20 सेकंड में आधा रेवोल्यूशन पूरा होगा। अच्छा, 2 मिनट में कितने चक्कर काट लिए, 3। तो 2 मिनट 20 सेकंड में कितने काटेगा, 3 तो पूरे और एक आधा, यानी 3.5 चक्कर काटने वाला है वो। पॉइंट समझ में आया। अब 3.5 चक्कर कैसे काटेगा, मान लो यहां से स्टार्ट करते हैं, ठीक। 3 चक्कर तो पूरे, यानी 1 2 3, तो 3 तो पूरे हो गए और एक आधा, यानी कि ये आधा चक्कर, ये हो गए हमारे 3.5 चक्कर। पॉइंट समझ में आया। स्टार्टिंग कहां से की, यहां से, खत्म कहां पे किया, यहां पे। और सबसे पहले अगर मैं डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए आपसे बोल दूं तो डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए क्या बताया था मैंने कि इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच की स्ट्रेट लाइन इज नोन एज डिस्प्लेसमेंट। मतलब जहां से शुरू किया और जहां पे खत्म किया उन दोनों के बीच में सीधी लाइन खींच दो। अगर बेटे ये 4 मीटर है तो ये भी कितना होगा, 4 मीटर। तो टोटल कितना हो गया, ये 8 मीटर इज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द क्वेश्चन। तो सॉल्व करने की नीड ही नहीं है, बस हमें सिंपली ऑब्जर्व करना है कैसे, ठीक। अब बात करते हैं डिस्टेंस की, और ये बात तो हम पिछले क्वेश्चन में पढ़ चुके हैं कि एक पूरा चक्कर काटने में कितना डिस्टेंस कवर करना पड़ता है, 2 पाई आर, हाँ या नहीं। अच्छा, कितने चक्कर काटे इसने, 3.5। तो यानी कि 3 चक्कर पूरे, तो एक चक्कर प्लस दूसरा चक्कर प्लस तीसरा चक्कर और चौथा चक्कर काटा इसने हाफ। और हम जानते हैं डिस्टेंस की खासियत क्या है, हमें पाथ का टोटल करना है, मतलब जितना भी पाथ कवर किया उसका टोटल करते चले जाओ। तो इसने कितना पाथ कवर किया, 1 चक्कर, 2 चक्कर, 3 चक्कर और 3.5, ठीक है। तो 2 पाई आर 2 पाई आर 2 पाई आर और 2 पाई आर का हाफ। ध्यान दो, 2 पाई आर 2 पाई आर 2 पाई आर कितना हो गया, ये 6 पाई आर, प्लस 2 से 2 काट दो, कितना रहा, पाई आर। 6 पाई आर प्लस पाई आर हो गया बेटे 7 पाई आर, और इसको हम लिख सकते हैं 7 इंटू पाई की वैल्यू 22/7 और आर की वैल्यू कितनी दी है इस बार, 4, तो लिख दिया मैंने 4। 7 से 7 कट, कितना आंसर आ गया, 22 चौक 88, यानी 88 मीटर इज द आंसर ऑफ योर क्वेश्चन। एंड आई थिंक क्लियर हो गया होगा, कोई कंफ्यूजन नहीं। इसे नोट कीजिए, फिर आगे चलते हैं। हाँ जी बेटे, तो पिछले क्वेश्चन जैसा ही एक क्वेश्चन और दिया है ताकि आप अच्छे से ट्राई कर पाएं, तो इसे एक बार प्रैक्टिस कीजिए, फिर हम इसे सॉल्व करते हैं। पॉज करके ट्राई कीजिए, जैसे पहले किया था बिल्कुल वैसे ही करना है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ट्राई किया, कितने बच्चों ने इसे सॉल्व कर दिया, ऑनेस्टली आंसर मी इन द कमेंट सेक्शन। चलिए ट्राई करते हैं। इस बार क्या बोल रहा है, एन ऑब्जेक्ट ट्रेवल इन ए सर्कुलर ट्रैक। फिर से हमारे पास एक सर्कुलर ट्रैक ही है, ऑफ रेडियस 2 मीटर। इस बार रेडियस कितनी दे दी उसने, 2 मीटर। ओके, ही कंप्लीट्स इट्स 1 रेवोल्यूशन इन 20 सेकंड, यानी 20 सेकंड में एक चक्कर। ध्यान रखना, कैलकुलेट द डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। फिर से x की वैल्यू निकलवा रहा है और s की वैल्यू निकलवा रहा है। इफ ही कीप ऑन मूविंग 1 मिनट 10 सेकंड ऑन द सेम ट्रैक, और इस बार कितनी देर तक लगातार मूव किया उसने, 1 मिनट 10 सेकंड तक। अगर 20 सेकंड में एक चक्कर लग रहा है तो इसका मतलब 40 सेकंड में कितने लगेंगे बेटे, 2। 60 सेकंड में कितने लगेंगे, 3। ध्यान दो, 60 सेकंड में कितने मिनट होते हैं, 1 मिनट। 1 मिनट में 3 चक्कर। ध्यान दो, 20 सेकंड में अगर एक चक्कर लगा तो 10 सेकंड में लगेगा हाफ। 1 मिनट में लग गए 3, तो 1 मिनट 10 सेकंड में कितने चक्कर लगेंगे, 3.5। सेम ही क्वेश्चन था ना। चलिए अब हमें निकालना है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट कैसे निकलेगा, तो जवाब है यहां से, मान लो स्टार्ट किया, 3.5 चक्कर काटने हैं, तो 1 2 3 3.5, यानी यहां पे खत्म हो गया। इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच में स्ट्रेट लाइन खींच दो। अगर इसकी रेडियस 2 है तो यहां से यहां तक का टोटल डिस्टेंस कितना हो गया, 4 मीटर। तो डिस्प्लेसमेंट हमारा कितना आया बेटे, 4। और चक्कर कितने काटे, 3.5। तो डिस्टेंस कितना हो जाएगा, एक पूरे चक्कर का टोटल डिस्टेंस कितना होता है, 2 पाई आर। तो 2 पाई आर प्लस 2 पाई आर प्लस 2 पाई आर प्लस 2 पाई आर का हाफ। भाई 3 पूरे और एक आधा, कितना आंसर आएगा, 2 और 2 4 और 2 6 और 2 से 2 काट, तो यहाँ कितना बचा, पाई आर। तो जोड़ दिया, आंसर आया 7 पाई आर। 7 पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू 2, 7 से 7 कट गया, 22 2 जा 44 मीटर इज द आंसर ऑफ योर क्वेश्चन। इजी है ना। चलिए इसे नोट कीजिए, फिर आगे चलते हैं। हाँ जी बेटे, अब जरा इस क्वेश्चन को ट्राई कीजिए, पॉज करके ट्राई कीजिए एक बार, फिर सॉल्व करते हैं। पैटर्न सेम ही है, कॉन्सेप्ट भी सेम ही लगना है। इस बार भी डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट ही हमें कैलकुलेट कर रहा है, बशर्ते इस बार हमारे पास स्क्वायर फील्ड है, सर्कुलर नहीं है। और बजाय रेडियस देने के इस बार उसने क्या दी है हमें, साइड। कितनी,
10 मीटर। एक पूरा रेवोल्यूशन मतलब एक पूरा स्क्वायर फील्ड का चक्कर कितनी देर में लगा रहा है? 40 सेकंड में। तो कैलकुलेट द डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट कवर बाय द ऑब्जेक्ट इफ ही कीप्स ऑन मूविंग फॉर 2 मिनट्स 20 सेकंड। 2 मिनट 20 सेकंड तक अगर लगातार वो स्क्वायर फील्ड के चक्कर काटता रहा तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट कितना होगा ये हमें बताना है। तो सॉल्व कीजिए एक बार पॉज करके, फिर करते हैं। ट्राई किया? चलिए अब देखते हैं कैसे करना है। तो मान लो हमारे पास कोई स्क्वायर फील्ड है, ये ले लिया हमने स्क्वायर। इसकी ये वाली साइड A है, ये है हमारी B, ये हो गई साइड C और ये कितनी होगी बेटे साइड D। ओके चलिए मान लीजिए उसने यहां से स्टार्ट किया A से। उसने कहा एक पूरा चक्कर काटने में साइड कितनी है? 10, ये भी 10, ये भी 10, ये भी 10। एक पूरा चक्कर काटने में उसे लगते हैं 40 सेकंड। मतलब 40 सेकंड में एक चक्कर। फिर से वही, तो 80 सेकंड में कितने हो जाएंगे? 2। 120 सेकंड में कितने हो जाएंगे? 3। 120 सेकंड यानी 2 मिनट। तो 2 मिनट 20 सेकंड में कितने चक्कर काटेगा वो? 3.5। लेकिन इस बार 2πr करके काम नहीं चलेगा। इस बार हमारे पास जो फील्ड है वो कैसा है? स्क्वायर फील्ड है। तो स्क्वायर फील्ड का एक पूरा चक्कर कितना होता है? तो सिंपल है, इसको तो टोटल करते चले जा सकते हैं। 10, 20, 30, 40। तो एक पूरा चक्कर कितने मीटर का है हमारे पास? 40 मीटर का। टोटल कितने चक्कर काट लिए उसने? 3.5। हमें निकालना है डिस्टेंस, हमें निकालना है डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस कैसे निकलेगा? अगर मुझे x की वैल्यू निकालनी है तो उसने कितने चक्कर काटे बेटे? 3.5। एक पूरा चक्कर कितने मीटर का है? 40। 10, 20, 30, 40। तो एक पूरा चक्कर कितना है? 40। तो कितने चक्कर काटे? 3.5। तो 1, 2, 3 पूरे, और चौथा चक्कर हो गया इसका आधा। तो x की वैल्यू कितनी हो गई? 4 तिया 12 यानी 120 प्लस 20 कट के 20 आ जाएगा। ये हो गया बेटे 140 मीटर। दैट्स द आंसर ऑफ योर क्वेश्चन। x की वैल्यू तो निकल गई। अब निकालना है s यानी डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू। कैसे निकलेगी? मान लो यहां से स्टार्ट करते हैं। तो चलिए 3.5 चक्कर काटने हमें। ये लगा एक चक्कर, फिर ये लगा दूसरा, फिर ये लगा तीसरा। 3 तो पूरे हो गए। अब एक लेना है आधा चक्कर। 4 साइड है, 4 में से आधा चक्कर कितनी साइडों पे जाके कवर होगा? 2 साइडों पे, यानी 1, 2 यहां पे जाके खत्म होगा। तो स्टार्टिंग कहां से करी? A से। एंड कहां पे किया? C पे। इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच में स्ट्रेट लाइन खींच दो, खींच दी। ये है हमारा डिस्प्लेसमेंट और इसकी वैल्यू हमें नहीं दी है, निकालनी पड़ेगी। कैसे निकलेगी? तो जरा ध्यान दो। मान लो ये वाला हिस्सा गायब कर दो दिमाग में। कर दिया? चलो कर दिया गायब। अब ये कुछ चमक रहा है, हाँ ये तो राइट एंगल ट्रायंगल मिल गया, जिसमें इसकी वैल्यू कितनी है? 10, इसकी वैल्यू कितनी है? 10। तो इसकी कितनी निकलेगी? पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं। क्या फॉर्मूला होता है पाइथागोरस थ्योरम का? वैसे आंसर इसका आना है 10√2, लेकिन फिर भी मैं समझा देता हूं। पाइथागोरस थ्योरम कहती है AC का स्क्वायर इक्वल टू AD का स्क्वायर प्लस DC का स्क्वायर। तो AC का स्क्वायर इक्वल टू 10 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर। तो AC का स्क्वायर इक्वल टू ये हो जाएगा बेटे 100 प्लस 100। AC स्क्वायर इक्वल टू 200। AC इक्वल टू √200, जिसे हम बोलते हैं 10√2। और जिसे ये भी समझ में नहीं आ रहा कि 200 को 10√2 कैसे लिख सकते हैं, तो इसे देख लो। ये है बेटे √200, जिसे हम लिख सकते हैं 100 × 2। भाई 200 है ना, तो 200 को 2 × 100 लिख सकते हैं। 100 का स्क्वायर रूट कितना होता है? 10। अंडर रूट में कितना रह गया? √2। तो कितना आ गया ये? 10√। तो s की वैल्यू हो गई हमारे पास 10√2 और √2 की वैल्यू होती है 1.414, और जब 1.414 की 10 से मल्टीप्लाई करूंगा तो हो जाएगा 14.14 मीटर। दिस इज द आंसर ऑफ योर क्वेश्चन। इफ यू वांट टू बिकम एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी देन यू हैव टू ट्राई अ लिटिल एक्स्ट्रा फ्रॉम ऑर्डिनरी। 10√2 पे भी आंसर है और पूरे नंबर मिलेंगे, कहीं नहीं कटेगा। लेकिन आपको कुछ एक्स्ट्रा करना है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनना है, तो कुछ एक्स्ट्रा चीजें तैयार करके रखनी चाहिए। जैसे √2 की वैल्यू होती है 1.414, √3 की वैल्यू होती है 1.732, √5 और √10। इतनी रूट्स तक याद आप कर लोगे तो कोई भी न्यूमेरिकल में रूट पे वैल्यू नहीं छोड़ोगे, इतने के अंदर काम हो जाएगा। समझ में आ रही है बात? तो मैं हमेशा कहता हूं कि इफ यू वांट टू बिकम एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी देन यू हैव टू ट्राई अ लिटिल एक्स्ट्रा फ्रॉम ऑर्डिनरी। जितने बच्चे तैयार करते हैं 90% बच्चे 10√2 पे आंसर छोड़ के आएंगे। अगर उस 90 में से 100% वाला बच्चा बनना है तो आपको कुछ एक्स्ट्रा तैयार करके चलना पड़ेगा। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी में एक्स्ट्रा किसी वजह से है और ये छोटी सी वैल्यू है, आप याद कर लेंगे तो कैलकुलेशन आपके लिए ईजी हो जाएगी। आई थिंक समझ में आ गया होगा, कोई कंफ्यूजन नहीं होगी, स्टेटमेंट्स भी क्लियर हो गए होंगे। डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, स्केलर वेक्टर, मोशन, रेस्ट, ये सारे टॉपिक्स हमारे क्लियर हो गए होंगे। होपफुली ये लेक्चर आपको एंगेजिंग लगा हो, कोई कंफ्यूजन भी ना रही हो टॉपिक्स के अंदर। एंड इफ यू हैव एनी क्वेरी यू आर मोस्ट वेलकम इन द कमेंट सेक्शन। कमेंट कीजिए, आई विल डेफिनेटली आंसर योर क्वेश्चन। तब तक के लिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।